बुद्धि की मुक्ति नव्य मानवतावाद पुस्तक में जागृत विवेक के अपने प्रवचन में बाबा आगे कहते हैं, अध्ययन अत्यंत आवश्यक है। कुछ लोग कानाफूसी करके गुपचुप तरीके से काम निकालकर अपने दुष्कर्मों को छुपाना चाहेंगे। इनकी यह मनोदशा भी धूर्तता ही कहलाएगी। ये सभी वाक सर्वस्व वोकल रिवोल्यूशनरी हैं, जिनके बारे में मैं बता चुका हूँ। ये लोग दिखावे के लिए ऊपर ही ऊपर विप्लव की बात करेंगे, किंतु मन ही मन चाहेंगे कि विप्लव नहीं होने पाए। ये लोग बाहर से कुछ और अंदर से कुछ और होते हैं। इन रंगे सियारों को पहचानना बहुत मुश्किल काम है। प्रतिक्रियावादी सरलता से पहचान लिए जाते हैं, क्योंकि वे स्पष्ट कहते हैं कि नहीं, हम ऐसा नहीं होने देंगे, मनुष्यों को मुक्त नहीं होने देंगे, उन्हें भरपेट भोजन नहीं देंगे, उन्हें सदा दरिद्र और जर्जर हालत में रखेंगे। यदि हमने ऐसा नहीं किया तो हमारे घरों में नौकर कहाँ से आएंगे। जिन कुटिल लोगों को पहचानना बहुत कठिन है, उन्हें पहचानने और समझने के लिए विद्यार्जन करना होगा। जो लोग जानबूझकर या अनजाने में भौम भाव प्रवणता जियो सेंटिमेंट के प्रभाव में आकर गलत रास्ते पर चल रहे हैं और जन साधारण का शोषण कर रहे हैं, उनके विरुद्ध संघर्ष करने, उनसे जूझने के दो तरीके हैं। एक तो यह कि गहन अध्ययन करना होगा और दूसरा यह कि विवेकशील मानसिकता पैदा करनी होगी। अध्ययन का अर्थ है गहन ज्ञान चर्चा। मतलब यह कि बहिर्जगत में घटनाक्रम को ध्यान से देखते हुए और उसके कारणों को अच्छी तरह समझते हुए उस परिदृश्य को अपने अंतःकरण में पूरी तरह आत्मसात करना। बहिर्जगत में हमेशा कुछ न कुछ होता ही रहता है। याद रखो, हमारा अस्तित्व भी बहिर्जगत के घटनाक्रम में शामिल है। इस तरह की समस्त बातों को अच्छी तरह समझना ही ज्ञान चर्चा या आत्म स्थिरीकरण कहलाएगा। यह सब गहन अध्ययन से ही संभव है। हालांकि ज्ञान चर्चा को मैंने दो श्रेणियों में बांटा है, किंतु याद रखना होगा कि ज्ञान की संपूर्णता इन दो श्रेणियों में ही समाहित नहीं है। तो आगे बाबा चर्चा करते हैं पराज्ञान और अपराज्ञान। एक और वर्गीकरण के अनुसार ज्ञान दो तरह का होता है, पराज्ञान तथा आत्मज्ञान, ट्रांसेंडेंटल नॉलेज, और अपराज्ञान या प्राप्त ज्ञान, नॉन ट्रांसेंडेंटल नॉलेज। पराज्ञान विश्व की चक्रनाभि अर्थात परम चैतन्य सत्ता से प्रेरणा लेकर संपूर्ण आध्यात्म जगत में काम करता है। वस्तु जगत की लाभ हानि, शोषण और शासन जैसी बातों से उसका कुछ भी संबंध नहीं है। उपनिवेशवाद, फाशीवाद और इस तरह के जो हजारों वाद हैं, उनसे भी उनका कोई संबंध नहीं है। यह मनुष्य को शुद्ध आध्यात्मिक जगत में चलने की प्रेरणा देगा। इसको कहते हैं पराज्ञान। तत्व और तथ्य को समझाते हुए उसे प्रोत्साहित करेगा, यही है आत्मज्ञान। किंतु यदि कोई पराज्ञान के नाम पर ईश्वर या अवतारवाद की दुहाई देकर अपना स्वार्थ सिद्ध करने के लिए जनसाधारण को बहकाने का प्रयास करता है, तो वह निश्चित रूप से निंदनीय है। यहाँ पराज्ञान हमारी बहस का विषय नहीं है। यहाँ हम विषय जगत से संबद्ध अपराज्ञान की चर्चा करेंगे। अध्ययन अपराज्ञान का अभिन्न अंग है। अध्ययन केवल किताबों से ही नहीं होता है। इसकी दो श्रेणियां हैं, एक है पुस्तकीय ज्ञान, दूसरा है अपुस्तकीय ज्ञान। जो लोग लिखना पढ़ना जानते हैं वे पुस्तकों के माध्यम से ज्ञानार्जन करेंगे, खूब जानेंगे और समझेंगे। और जो लोग पढ़ना लिखना नहीं जानते वे दूसरों से सुनकर उनके पुस्तकीय ज्ञान को समझ लेंगे। अपुस्तकीय ज्ञान क्या है? मनुष्य अपनी इंद्रियों और मन के माध्यम से जगत की विभिन्न वस्तुओं के संपर्क में आकर जो भी सीखता है, समझता है, उसे अपुस्तकीय ज्ञान कहते हैं। पुस्तकीय ज्ञान और अपुस्तकीय ज्ञान ये दोनों मनुष्य को बड़ी सहजता से सुलभ हैं। जीवन के लिए दो ज्ञान आवश्यक हैं। मनोविज्ञान की भाषा में दोनों को सहज प्रत्यभिज्ञता कहा जाता है। किंतु याद रखना होगा कि दोनों में कुछ न कुछ त्रुटियां रह जाती हैं, दोनों में भ्रांति दोष रहता है, इसलिए उन्हें चरम और परम ज्ञान नहीं माना जा सकता, मानना उचित भी नहीं है। दोनों में कौन कौन से दोष हैं? एक है अज्ञात प्रसूत भ्रांति, अर्थात नासमझी के कारण पैदा होने वाला दोष, और दूसरा है
काल बाधित भ्रांति अर्थात समय में परिवर्तन होने के कारण होने वाली त्रुटि, इन दोनों को अच्छी तरह से समझना होगा। मान लो जिसने हमें सिखाया था, जिसकी लिखी पुस्तक हमने पढ़ी, यदि उसी व्यक्ति का ज्ञान अधूरा है, दोषपूर्ण है, तो हमारे ज्ञान में भी वह दोष आ जाएगा। वह दोष हमारे माध्यम से दूसरों पर, फिर तीसरे पर, और इस तरह एक दूसरे से होते हुए संक्रमित महामारी की तरह हर तरफ फैल जाएगा। जिस काल के परिप्रेक्ष्य में जो पुस्तक लिखी गई हो या ज्ञान का प्रसार किया गया हो, उस बात की वास्तविकता ही उस पुस्तक में रहेगी। ज्ञान के प्रसार में भी तत्कालीन वास्तविकता परिलक्षित होगी, किंतु काल परिवर्तन के साथ साथ पुस्तकीय जानकारी और तत्कालीन ज्ञान अर्थहीन हो जाएंगे, अपना मूल्य खो बैठेंगे। बचपन में हमारी भूगोल की किताबों के अनुसार उत्तर प्रदेश, वास्तव में उन दिनों उत्तर प्रदेश का नाम कुछ और था, की राजधानी इलाहाबाद थी, किंतु काल परिवर्तन के साथ वह बात गलत हो गई, क्योंकि आज उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है। अर्थात तत्कालीन पुस्तक में जो लिखा था वह आज भ्रांतिपूर्ण हो गया। इसलिए बाह्य वस्तु जगत का आत्मस्थीकरण, सब्जेक्टिव एसिमिलेशन ऑफ एक्सटर्नल ऑब्जेक्टिविटी, यदि केवल अध्ययन के माध्यम से ही होगा तो उसमें भूल हो सकती है। इसे बचने का उपाय क्या है? क्योंकि जियो सेंटिमेंट, भाव प्रवणता से परिचालित होने वाले लोग हजारों तरीके से समाज को हानि पहुंचाते आ रहे हैं। वे लोग पाप के पथ पर चलते हुए दूसरों को सदैव क्षतिग्रस्त करते ही रहेंगे, और अध्ययन के माध्यम से तुमने जो ज्ञान प्राप्त किया है वह त्रुटिपूर्ण है। अपने आधे अधूरे ज्ञान के माध्यम से तुम उन दुष्ट लोगों को नहीं पहचान पा रहे हो। उन बहुरूपियों को पहचानने में तुम्हें असुविधा हो रही है। समाज को उनसे बचाने का उपाय क्या है? उन लोगों ने यदि केवल तुम्हारा हित किया, केवल तुम्हारी भर्त्सना की, तुम्हें लांछित किया, तुम्हारा ही शोषण किया, तो उतनी अधिक क्षति नहीं होगी। किंतु वे लोग यदि एक विराट जनगोष्ठी, एक विशाल समुदाय को हानि पहुंचाते हैं, तो उसे अनदेखा नहीं किया जा सकता। ऐसे लोगों को तुम्हें पहचानना ही होगा। तुम्हें सतर्क रहकर देखना होगा कि इस धरती पर प्रतिक्रियाशील शक्तियां कौन सी हैं और कौन वाक सर्वस्व विप्लवी हैं, कौन सामाजिक आर्थिक राजनीति सुधार की बात कर रहा है, कौन छद्म सुधारवाद की कूटनीति के नाम पर लोगों को भगा रहा है, कौन छद्म मानवतावादी दृष्टिकोण की आड़ में जनसाधारण को मूर्ख बना रहा है। इन सभी लोगों को तुम्हें पहचानना होगा। जो लोग जनसाधारण की न्यूनतम आवश्यकताओं से, उनके अस्तित्व की रक्षा के लिए अत्यंत आवश्यक सामग्रियों से उन्हें वंचित कर रहे हैं, उन समस्त छद्म विप्लवियों को पहचानने में यदि तुम्हारा पुस्तकीय ज्ञान काम नहीं आ रहा है, तब भी तुम्हें उन्हें पहचानना तो होगा ही। ऐसी स्थिति में तुम क्या करोगे? तब तुम्हें हर वस्तु का, हर स्थिति का गहराई से विश्लेषण करना होगा। विश्लेषण के बाद ही तुम मानव जाति को उन दुष्ट लोगों के चंगुल से छुड़ाने के लिए दिशा निर्देश दे सकोगे। इसलिए अध्ययन करना अत्यंत आवश्यक है। वह तो तुम्हें करना ही होगा। पुस्तक के पन्नों को बंद करके कूप मंडूक बने रहने से काम नहीं चलेगा। मानसिक दृष्टि का विस्तार करना ही होगा। सीमा के बंधन को तोड़कर आगे बढ़ना होगा। कौन सी सीमा? भाव प्रवणता की सीमा, जियो सेंटिमेंट की सीमा, उसे तोड़ना ही होगा। चकनाचूर करके फेंक देना होगा। कुएं का मेढक कुएं को ही धरती का सबसे बड़ा जलाशय समझता है, किंतु जब वह कुएं से बाहर निकलकर किसी जलाशय को देखता है तो सोचता है, नहीं, मैंने जो समझा था वह गलत था। यह जलाशय तो कुएं से भी बड़ा है। फिर जब किसी बड़े तालाब को देखता है तो सोचता है, अरे यह तो और भी बड़ा है। और अंततः जब वह समुद्र को देखता है तो सोचता है, अरे बाप रे, यह तो बहुत बड़ा है। इतने दिनों तक कुएं में रहकर मैं कुएं को ही सब कुछ समझ बैठा था। उसी तरह भाव प्रवणता जो है, जियो सेंटिमेंट जो है, उसी तरह भाव प्रवणता जियो सेंटिमेंट के बंधन को तोड़े बिना लोगों की आंखें नहीं खुलेंगी, उन्हें सत्य का आभास नहीं हो सकेगा। इसलिए अध्ययन करना अत्यंत आवश्यक है, और इसके साथ ही साथ अध्ययन से प्राप्त ज्ञान की जो सीमा है, जिन त्रुटियों के बारे में मैंने बतलाया है, उनसे भी बचना होगा और कोई न कोई रास्ता निकालना होगा।